Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this today's video, we are going to discuss about Sir Philip Sidney's Apology for Poetry. And before we start that, I would like to briefly discuss about Renaissance and Renaissance criticism. What were the general characteristics, how it flourished, and why there was the need to defend poetry. So we will look briefly into what was Renaissance. So, the word Renaissance means rebirth or revival. It was a period during the 14th century in the Europe when the human spirit was reborn or awakened after the long slumber of the Middle Ages. So basically रेनेसा एक ऐसा पीरियड था ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी यूरोप में जब रिवाइवल हुआ था आर्ट का, लिटरेचर का, साइंस का, क्लासिकल रिवाइवल हो गया था इन सारी चीज़ों का। और ये जो है स्टार्ट हुआ था इटली से और फिर पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गया था। मेन फोकस जो था रेनेसा का था कि वो क्या करना है, रिवाइव करना है जो एंशियंट ग्रीक और एंशियंट रोमन क्लासिकल लिटरेचर है, आर्ट है, उसको जो है वापस से जो है अपनी प्रेजेंट स्टेट में वापस लाना है। पहले जो था बहुत ही थियोलॉजिकल सेंटर था लोगों का। उस टाइम पे लोग ये बिलीव करते थे कि गॉड इज़ एट द सेंटर मिडल एजेस में। बट रेनेसा में क्या शिफ्ट आ गया, रेनेसा जो था वो क्या किस पे फोकस करता था, वो ह्यूमैनिज्म पे फोकस करता था। तो लोगों का सेंटर जो है वो शिफ्ट हो गया टू ह्यूमन, कि ह्यूमन सेंटर पे है और बाकी सारी चीज़ें जो है वो एक ह्यूमन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो हमें रिलीजन के अराउंड सब चीज़ों को रिवॉल्व नहीं करना है, बल्कि हमें ह्यूमन को सेंटर पे लेना है। तो ये जो था ये रिवाइवल था और रीबर्थ थी किसकी, ह्यूमैनिज्म की, लिटरेचर की, आर्ट की, क्रिएटिविटी की और नई डिस्कवरीज़ की। इस टाइम पे बहुत सारी साइंटिफिकल एडवांसमेंट्स हुई थी, बहुत सारी आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स हुई थी, बहुत सारे हमारे पास पेंटर्स, बहुत सारा लिटरेचर जो है वो फ्लरिश हुआ था। तो दिस वाज ब्रीफली रेनेसा। सो नाउ हाउ दिस रेनेसा केम इनटू बीइंग। तो 1453 में क्या हुआ था, कॉन्स्टेंटिनोपल इन टर्की उसका जो है फॉल हो गया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, वहाँ पे जो भी ग्रीक स्कॉलर्स थे, जो भी लोग वहाँ पे पढ़ रहे थे ग्रीक और रोमन आर्ट और लिटरेचर, उनको वहाँ से जो है क्या करना पड़ा, मूव करना पड़ा। और वो जो है यूरोप की तरफ मूव कर गए और पर्टिकुलरली इटली में। और इटली जो है वो हब बन गया था उस ह्यूमनिस्टिक लर्निंग का। वहाँ से जो है क्या हुआ, रिवाइवल जो है वो स्टार्ट हो गया एंशियंट ग्रीक को, रोमन कल्चर का, आर्ट का। और जैसे कि मैंने कहा कि थियोलॉजी जो थी मेन कंसर्न थी मिडिल एजेस में, लेकिन अब जो है लाइफ जो है टोटली शिफ्ट हो गई उस थियोक्रेटिक वर्ल्ड से। वो अब जो है वो पेगन, जो भी वो पेगन बिलीव था उस टाइम पे लोगों का कि हमें रिलीजन में बिलीव करना है। और अगर कोई लोग बोलते थे कि हम ह्यूमन सेंटर पे हैं या कुछ भी, तो उसको बहुत समझा जाता था ये इमोरल है, ये बहुत सस्पिशियस है, तो इनका कोई लॉजिक नहीं है। बट अब जो है शिफ्ट हो गया था सेंटर टू ह्यूमन, और जो है वो चेंजेस जो हैं वो आने लगे थे। इस क्लासिकल लर्निंग जो थी वो इवॉल्व हो रही थी लोगों की, और इससे जो है शिफ्ट हो गया था टोटली लिटरेचर का जो है पूरा आउटलुक ही शिफ्ट हो गया था जब रेनेसा जो है वो फ्लरिश हुआ। जब रिवाइवल हुआ क्लासिकल लर्निंग का, तो उससे जो है सब कुछ चेंज हो गया वहाँ पर। बहुत ज़्यादा थियोरी जो है, लिटरेरी थियोरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है उसको एक नया एम्फेसिस रिसीव हुआ। उसके बाद जो है प्रिंटिंग प्रेस भी जो है उसका भी इन्वेंशन हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे क्रिटिकल और लिटरेरी टेक्स्ट जो थी उनकी मल्टीप्लिसिटी हो गई, वो ज़्यादा अवेलेबिलिटी उनकी हो गई। और इससे जो एक जनरल अवेकनिंग जो है लोगों के अंदर आने लगी। लोग जो हैं वो यूरोप से इटली जो है ट्रैवल करने लगे ताकि वो वहाँ पे जाएं और वो जो है वो उस नॉलेज को गेन करें, वो एंशियंट ग्रीक और रोमन नॉलेज जो था उसको गेन करें। जो वहाँ से वो लोग वापस आते थे उनके अंदर एडमिरेशन होती थी एस्थेटिक्स के लिए, उस एंशियंट मास्टर पीसेस के लिए, ब्यूटी के लिए। तो रिफाइनमेंट जो है वो लोगों के अंदर आ गई थी। सबको ऐसा फील होने लगा था कि इफ़ वी आर अ जेंटलमैन वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ द एंशियंट क्लासिक्स। तो उनके उनके कल्चर में रिफाइनमेंट आ गई थी। तो कोई भी इंसान जो है वो प्रिटेंड नहीं कर सकता था टू बी अ जेंटलमैन अनलेस एंड अनटिल उनके पास जो है नॉलेज होता उस क्लासिकल लर्निंग का। तो ये एक रिवाइवल जो था एक एंशियंट लर्निंग में जो आ गया था। तो सबसे पहले हमारे पास आर्स पोएटिका जो था होरेस का, वो थ्रू आउट मिडल एजेस जो है वो चल रहा था, सबको उसके बारे में पता था। लेकिन
रेनेसा के टाइम पे क्या हो गया, इसका जो है इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाया, ज़्यादा लोग जो है इसके बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन पोइटिक्स जो था एरिस्टोटल का, वो जो था थ्रू आउट मिडल एजेस ऑलमोस्ट अननाउन था। और क्या हुआ, रॉबर्ट एलो जो एक इटालियन क्रिटिक थे, 1548 में उन्होंने क्या किया, इसको जो है अपनी ऑडियंस के सामने, पब्लिक के सामने जो है लाया, उसकी ट्रांसलेशन की और उसमें लैटिन कमेंट्री दी, जिसकी वजह से एरिस्टोटल का पोइटिक्स भी जो है बहुत एसेसिबल हो गया लोगों के लिए। तो बहुत सारी ट्रांसलेशंस आई उसकी, और बहुत सारे लोगों ने उसको फॉलो किया और देखा कि क्या ज़रूरत है आर्ट की, पोइट्री की क्या ज़रूरत है, क्यों ये लिखा गया था, क्या फंक्शन है पोइट्री का। तो इन सब चीज़ों पे जो है डिस्कशन जो है शुरू होना स्टार्ट हो गई थी। बहुत सारे रीजंस थे कि इंग्लैंड में रेनेसा के टाइम पे क्रिटिकल एक्टिविटी इतनी फ्लरिश क्यों हुई। सबसे पहले क्या था, 16 सेंचुरी के लास्ट हाफ में 1580s के अराउंड लोगों को ऐसा फील होने लगा कि हमारे पास जो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नेचर और फंक्शन क्या है पोइट्री का। क्योंकि एक मेडिवल व्यू था कि पोइट्री को जस्ट ऐसा कंसिडर किया जाता था, इट वॉज जस्ट अ मेयर टॉय, अ प्ले थिंग, and it's a versified rhetoric. It means it's just an art of writing and reading something in a very influential way, in a very persuasive way. तो उसको समझते थे कि इट्स नॉट अ सीरियस आर्ट इटसेल्फ, वो समझते थे कि पोइट्री एक सीरियस आर्ट नहीं है, इट्स जस्ट वर्सिफाइड रियोटोरिक। और उस टाइम पे क्या था, क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे जो भी क्वीन एलिजाबेथ की पैटर्नेज के अंदर लोग थे, उनके अंदर एक हाई सेंस ऑफ पोइट्री था, पर वो उतने आर्टिकुलेट नहीं थे, उनके आइडियाज़ उतने क्लियर नहीं थे। बट विद टोटल्स मिसलेनी की पब्लिकेशन से क्या हुआ, जिसमें यॉट और सरे के सॉन्ग्स और सोनेट्स जो है पब्लिश हुए थे, जिससे जो है एक वोग स्टार्ट हो गया था रेनेसा इंग्लैंड में, पोइट्री का, सोनेट्स का, पोइट्री राइटिंग का। इससे ही जो है एक इम्पिचस मिला था रेनेसा पोइट्री को। तो इससे क्या हो गया, बहुत सारे पोइट्स जो है वो इमर्ज हुए थे, बहुत लोग पोइट्री लिखने लगे थे। तो ये भी एक कॉज बन गया था कि हमें जो एक नेचर और फंक्शन जो है पोइट्री का वो पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो है रीडिस्कवरी हुई थी एरिस्टोटल के पोइटिक्स की इटली में, जो कि एक डिबेटेबल टॉपिक बन गया था। वो डिस्कशंस होने लगे थे उस पर कि ये नेचर क्या है पोइट्री का, इसकी वैल्यू क्या है, फंक्शन क्या है पोइट्री की। और एरिस्टोटल के पोइटिक्स ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था राइटर्स को इंग्लैंड में टू राइट पोइट्री। इसके अलावा एक और कॉज था जो क्रिटिकल एक्टिविटी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुई थी इंग्लैंड में, वो था कि प्यूरिटन्स जो थे वो बहुत हॉस्टाइल थे टूवर्ड्स पोइट्री। उनको पोइट्री जो है वो इमोरल लगती थी, उनको लगता था पोइट्री जो है बहुत डिबॉश्ड है, पोइट्री जो है वर्च्यू को अंडरमाइन करती है। तो वो बहुत हॉस्टाइल थे पोइट्री को लेके, जिसकी वजह से सिडनी ने जो है एन अपॉलजी फॉर पोइट्री लिखा था। जो स्टीवन गॉसन थे, वो भी एक प्यूरिटन थे, उन्होंने अटैक किया था पोइट्री को अपने एसे में स्कूल ऑफ अब्यूज़ में, जिसके रिप्लाई में, जिसमें काउंटर अटैक किया था सिडनी ने, जिसकी वजह से उन्होंने जो है एन अपॉलजी फॉर पोइट्री लिखा था। तो ये सारे कुछ कॉजेज़ थे जिनकी वजह से जो है ये नीड ऐसी फील होने लगी थी रेनेसा इंग्लैंड में कि हमें पोइट्री को क्यों डिफेंड करना चाहिए, क्योंकि प्यूरिटन्स जो थे वो हॉस्टाइल थे टूवर्ड्स पोइट्री। जैसे प्लेटो हॉस्टाइल थे, उसके बाद अरिस्टोटल ने उनके क्लेम्स को डिफेंड किया था। यहाँ पे सेम प्यूरिटन्स ने भी बहुत सारे अटैक्स किए थे प्लेटो को लेकर, प्लेटो का नाम लेकर, कि प्लेटो ने भी इसीलिए पोइट्री को ऐसे अटैक किया था क्योंकि पोइट्री ऐसा ऐसा करती है, जिनको हम डिस्कस करेंगे। तभी जाके जो है फिर सिडनी ने उनको जो है काउंटर रिप्लाईज दिए थे कि ऐसा नहीं है। So we will discuss now what this essay is all about, an apology for poetry. But before we discuss that, I would like to briefly discuss about who Philip Sidney was, what were his major works, and then we will discuss about an apology for poetry in detail. So now we are going to discuss about Philip Sidney's biography briefly. So Philip Sidney was English poet, courtier, scholar, and soldier. वो पोइट थे, कोर्टियर थे, मतलब क्वीन एलिजाबेथ के कोर्ट के साथ वो एसोसिएटेड थे, उनको उनकी पैटर्नेज वगैरह मिलती थी, और वो सोल्जर भी थे। सिडनी वॉज बॉर्न ऑन 30 नवंबर 1554 एट पेनहर्स्ट प्लेस, कैंट, एंड ही डाइड इन 1586. सो हाउ ही डाइड, ही वॉज अ सोल्जर जैसा कि हमें पता है, एंड ड्यूरिंग दैट रेनेसा पीरियड इंग्लैंड और स्पेन के बीच में वॉर चल रही थी, एंड ही वॉज द पार्ट ऑफ दैट बैटल ऑफ ज़ेटविन, एंड ही वॉज बैडली वूंडेड इन दैट बैटल। तो उस वूंड की वजह से जो है लेटर ऑन की डेथ हो जाती है। बट उनको जो है एक चीज़ के लिए फेमसली जाना जाता है, वाइल ही वॉज वूंडेड ही
had he gave water to a wounded soldier and this was a very great act of chivalry from his side। तो जिसकी वजह से एक उनका पब्लिक फ्यूनरल भी हुआ था लंदन में। एंड जब उन्होंने वो वाटर जो है उस वुंडेड सोल्जर को खुद वुंडेड होने के बावजूद प्रोवाइड किया था और कहा था दाई नेसेसिटी इज़ येट ग्रेटर देन माइन, तो उस वजह से जो है लोग जो थे लंदन के वो उनको जो है ग्रेटली उन्होंने मॉर्न किया था और कहा था दैट ही वाज द वर्थिएस्ट नाइट दैट एवर लिव्ड। तो उनकी एक बहुत ही नोबल जगह थी एक इंग्लैंड में, क्योंकि वो सोल्जर भी थे और लेटर और उनका वो एज अ पोइट भी जो है बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे। तो ये जस्ट उनकी ब्रीफ बायोग्राफी है और कुछ फैक्ट्स हैं उनके बारे में। हम मेजर वर्क्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले फिलिप सिडनी का एक वर्क है द लेडी ऑफ मे। ये एक शॉर्ट पैस्टरल मास्क है। मास्क एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस की तरह होता है जहाँ पे ड्रामेटाइजेशन जो है थ्रू म्यूज़िक, थ्रू डांसिंग और कुछ वर्सेस के थ्रू दिखाई जाती है। नॉट एग्जैक्ट ड्रामा बट इट्स डिफरेंट फ्रॉम ड्रामा। इसमें म्यूज़िक, सॉन्ग्स, डांसिंग वगैरह इन्वॉल्व होती है। तो लेडी ऑफ मे जो है वो उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के लिए लिखा था। ये उनका एक मेजर वर्क है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फेमस सोनेट सीक्वेंस दैट इज़ एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। ये उनका फर्स्ट फेमस सोनेट सीक्वेंस था जो कि इंस्पायर था पेट्रार्क के मॉडल पे, जो कि इटालियन सोनेटियर थे, जिनका मॉडल ऑफ सोनेट एक 14 लाइन पोइम होती है जिसमें ऑक्टेव एंड सेस्टेट दैट इज़ पेट्रार्कन मॉडल। तो उसी मॉडल पे बेस्ड उन्होंने ये सोनेट सीक्वेंस लिखा है जिसमें 108 सोनेट्स थे और 11 सॉन्ग्स थे। उसके अलावा उनका फेमस वर्क है आर्केडिया जो उन्होंने 1580 में लिखा था। इसमें एक ओल्ड आर्केडिया और न्यू आर्केडिया डिफरेंट वर्जन्स हैं। ये एक प्रोज रोमांस था जो उन्होंने अपनी सिस्टर मैरी हर्बर्ट को एंटरटेन करने के लिए लिखा था। एंड फोर्थली जो हमारा डिस्कशन ऑफ टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एन अपॉलजी फॉर पोइट्री और डिफेंस ऑफ पोइट्री। ये एक इनका पॉस्थमस वर्क है। ऑल्दो ये उन्होंने कंपोज बहुत पहले किया था लेकिन ये पब्लिश जो है लेटर ऑन 1595 में हुआ था। और ये उनकी लाइफ टाइम के दौरान जो है वो ये मैन्युस्क्रिप्ट जो थी इस वर्क की उन्होंने अपने बहुत सारे लर्नड फ्रेंड्स जो थे उनको जो है वो दी थी। तो उस टाइम पे जो है बहुत फेमस थी एज अ मैन्युस्क्रिप्ट। ये बस उनके फ्रेंड्स के बीच में जो है पास ऑन हुई थी, बट एज अ होल वर्क जो है ये पब्लिश हुआ था 1595 में आफ्टर हिज डेथ, as he died in 1586 and it was published later on in 1595। तो अब हम आ जाते हैं डिफेंस ऑफ पोइट्री और एन अपॉलजी फॉर पोइट्री की ब्रीफ इंट्रोडक्शन पे। इट वॉज रिटन अराउंड 1579 to 1580 एंड इट वॉज रिटन एज अ रिप्लाई टू प्यूरिटन स्टीवन गॉसन। जैसे कि मैंने कहा कि जो स्टीवन गॉसन थे वो एक प्यूरिटन थे और बहुत ही हॉस्टाइल थे टुवर्ड्स पोइट्री। वो पोइट्री को उन्होंने वेरियस ग्राउंड्स पे अटैक किया है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो वो बहुत ही हॉस्टाइल थे इसको लेके। तो उन्होंने जो है पोइट्री को अपने एक वर्क द स्कूल ऑफ अब्यूज़ जो कि पब्लिश हुआ था 1579 में, उसमें उन्होंने पोइट्री और ड्रामा को जो है अटैक किया था। और उन्होंने ये पर्टिकुलरली किसको डेडिकेट किया था? सर फिलिप सिडनी को, विद द कोटेशन टू द राइट नोबल जेंटलमैन मास्टर फिलिप सिडनी एस्क्वायर। बहुत सारे जो क्रिटिक्स थे उन्होंने जो है नंबर ऑफ़ रिप्लाईज़ दिए थे, बट मोस्ट बैलेंस्ड और मोस्ट रीजनेबल रिप्लाई जो स्टीवन गोसन के अटैक्स को किया था वो फिलिप सिडनी ने किया था। एंड दिस वर्क एन अपॉलजी फॉर पोइट्री वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1595। साइमल्टेनियसली दो प्रिंटर्स ने इसको पब्लिश कराया था, पॉन्सॉनबी और ओनली ने, और दो टाइटल्स के अंडर ये पब्लिश हुआ था। दैट्स वाई वी नो दिस वर्क थ्रू टू टाइटल्स दैट इज़ द डिफेंस ऑफ पोइसी एंड अपॉलजी फॉर पोइट्री। और इस वर्क को जो है कंसिडर किया जाता है कि ये एक फर्स्ट मेजर वर्क था लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। जैसे कि रेनेसां क्रिटिसिज्म के बाद सबसे पहला जो हमारे पास वर्क आ जाता है एज अ फेमस क्रिटिकल एक्टिविटी वो फिलिप सिडनी का एन अपॉलजी फॉर पोइट्री है। इसके बाद जो है लेटर ऑन जो है बहुत सारे डिफेंसेस जो है पोइट्री के वो इंस्पायर हुए इसके वर्क से थ्रू, जिसका एक सेम टाइटल है। जैसे कि हमें पता है पीबी शैले का एक फेमस वर्क है डिफेंस ऑफ पोइट्री जो कि 1821 में पब्लिश हुआ था। सेम टाइटल है उनका भी और वो भी इसी चीज़ से इंस्पायर होकर लेटर ऑन लिखा गया था। तो ये एक ब्रीफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है अबाउट दिस वर्क। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द गॉसन्स अटैक ऑन पोइट्री कि स्टीवन गॉसन ने किस बेसिस पे, किन ग्राउंड्स पे पोइट्री को डिनाउंस किया था। सबसे पहले स्टीवन गॉसन ने कहा था he classed poets with pipes and jesters and called them caterpillars of the commonwealth, all alike enemy to virtue। So सबसे पहले स्टीवन गॉसन ने क्या कहा था कि पोइट्स जो है वो यूजलेस हैं, वो हार्मफुल हैं। उसने पोइट्स को जो है कंपेयर किया था जोकर्स के साथ, जेस्टर्स जोकर्स जो होते हैं, और उसने कहा था कि ये इंसेक्ट्स की तरह हैं, उन पेस्ट की तरह हैं जो हार्म करते हैं सोसाइटी को। ये पोइट्स जो है कोई भी वर्च्यू नहीं बिल्ड करते हैं सोसाइटी में, इनका कोई भी मॉरल पर्पस नहीं है, जबकि ये सोसाइटी को जो है डिस्ट्रॉय ही करते हैं। इनका कोई भी रोल नहीं है वर्च्यू बिल्ड करना किसी भी सोसाइटी में।
देन ही सेड म्यूजिक इज डिबिलिटेटिंग एंड इट अंडरमाइंस वर्च्यू। उसके बाद स्टीवन गॉसन ने ये भी कहा कि ये जो है, ये पोइट्री जो है, ये क्या करती है, लोगों को लेज़ी बनाती है, लोगों को सॉफ्ट बनाती है, ये उनके अंदर से जो भी गुड मॉरल्स हैं उसको निकाल देती है। उसके अलावा उसने कहा ड्रामा इज़ एन इंसाइटमेंट टू पॉपुलर डिबॉचरी। फिर पोइट्री और ड्रामा को अटैक करते हुए उसने कहा कि ड्रामा जो है या पोइट्री जो है वो क्या करती है, लोगों को बैड बिहेवियर की तरफ लीड करती है। उसके हिसाब से, मतलब वो प्योरिटन था, ऑलरेडी वो हॉस्टाइल था, तो उसके हिसाब से जो भी लोग प्लेस देखते हैं, जो भी इस चीज़ को इनकरेज करते हैं, वो जो है वो बैड बिहेवियर में या इमोरल एक्ट्स में जो अपने आप को इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे कि हम रेस्टोरेशन एज में भी देखेंगे, जब कॉमनवेल्थ पीरियड आएगा तो उस टाइम पे भी प्यूरिटन्स तो बैन ही करा देते हैं थिएटर को ऑल टुगेदर। तो प्यूरिटन्स हमेशा से हॉस्टाइल थे टुवर्ड्स पोइट्री, तो इसीलिए वो कहता है कि ये जो है डिबॉचरी की तरफ हमें जो है लीड करती है, मॉरल एक्ट्स की तरफ हमें लीड करती है। पोइट्री इज़ द मदर ऑफ लाइज, पोइट्री इज़ द नर्स ऑफ अब्यूज़ करप्टिंग मॉरल्स। वो कहता है कि पोइट्स जो हैं क्या करते हैं, पोइट जो है फुल ऑफ लाइज होते हैं। पोइट क्लेम करते हैं कि वो ऐसी चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं, वो ऐसी फिक्शन क्रिएट करते हैं जो लोगों को ट्रुथ से जो है दूर ले जाती है। और पोइट्री क्या करती है, मॉरल्स को करप्ट करती है। वो कहता है कि पोइट्री एनकरेज करती है सिंफुल थॉट्स और रॉन्ग बिहेवियर को जो है वो एनकरेज करती है। Next, Stephen Gosson says that Plato banished poets from his ideal republic, and he also says tragedies were packed with acts of cruelty, bloodshed, and murder, and comedies dealt with love affairs of a vulgar and degrading kind. Next, स्टीवन गॉसन जो है वो एग्जाम्पल यूज़ करता है प्लेटो की और कहता है कि प्लेटो ने भी इसी वजह से पोइट्स को जो है अपनी कॉमन आइडियल वेल्थ से निकाल दिया था, रिमूव कर दिया था, क्योंकि पोइट्री जो है डेंजरस है सोसाइटी के लिए। वो लोगों को इमोरल बनाती है, वो लोगों को इफेमिनेट बनाती है, वो लोगों को डिबॉचरी की तरफ लीड करती है। इसलिए प्लेटो ने भी उनको अपनी आइडियल स्टेट से रिमूव कर दिया था। और इसके अलावा वो कहता है कि प्लेज में जो है वॉयलेंस दिखाया जाता है, वल्गर लव दिखाया जाता है। वो कहता है कि ट्रेजिडीज़ जो है बहुत ज़्यादा ब्लड शेड दिखाती है, बहुत मर्डर दिखाती है, और कॉमेडीज़ ऐसी चीज़ों से डील करती है जो डर्टी होती हैं, जो इमोरल लव स्टोरीज़ होती है, जो कि ऑडियंस को क्या कर रही है, इमोरल बना रही है, जो ऑडियंस को स्पॉइल कर रही है, जो ऑडियंस का वर्च्यू जो है उसको अंडरमाइन कर रही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो कहता है देयर एग्जिस्ट मोर प्रॉफिटेबल स्टडीज़ दैन पोइट्री। स्टीवन गॉसन फिर ये असर्ट करना चाहता है कि पोइट्री जो है वेस्ट है। अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स के साथ पोइट्री को कंपेयर करें तो पोइट्री बिल्कुल एक वेस्ट सब्जेक्ट है। साइंस, फिलोसफी, रिलीजन वगैरह ये सब सही है, बट हमें पोइट्री को नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ बहुत सारी बेटर थिंग्स भी हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो थे, ये स्टीवन गॉसन के अटैक थे पोइट्री पे, जिनको लेटर ऑन जो है सिडनी जो है डिफेंड करेगा विद वेरी बैलेंस्ड एंड वेरी रीजनेबल एक्सप्लेनेशंस। सो नेक्स्ट जो है सिडनी की अपॉलजी ऑफ पोइट्री जो है, जो सिडनी का ये ऐसे है, उसने इसको टोटल 5 मेन डिवीजन्स में डिवाइड किया है। उसमें वो पहले जो है वो बात करता है कन्वेंशनल रीजंस के बारे में कि पोइट्री को हमें क्यों वैल्यू करना चाहता है। वो पोइट्री की जो वैल्यू है, जो पोइट्री का फंक्शन है, उसको एस्टैब्लिश करता है। उसके बाद जो है वो हमें बताता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोइट्री हमारे पास हैं, और उनमें से जो ये ट्रू काइंड ऑफ पोइट्री है, जो ये पोइट्स पोइट्री यूज़ करते हैं, वो क्यों यूज़फुल है और वो सबसे हाईएस्ट काइंड क्यों है, इसके बारे में वो बात करता है। थर्ड में जो है सिडनी जो है रिप्लाई करता है स्टीवन गॉसन के अटैक्स को या बाकी क्रिटिक्स जो भी क्रिटिसाइज करते हैं पोइट्री को ऑन सेवरल ग्राउंड्स। फोर्थ जो है सिडनी क्या करता है, ऑब्जेक्ट करता है जो ट्रेजी कॉमेडी है, और उसको ऑब्जेक्ट करता है कि ट्रेजी कॉमेडी नहीं होनी चाहिए, और वॉयलेशन जो यूनिटीज़ की करते हैं राइटर्स, उनको भी वो ऑब्जेक्ट करता है। उसके बाद एट लास्ट वो जो है स्टाइल, डिक्शन और वर्सिफिकेशन वगैरह जो है उसके बारे में भी डिस्कस करता है। इसके अलावा सिडनी जो है इस ऐसे में अब पोइट्री को प्रेज करने के लिए क्या करता है, एक एग्जाम्पल साइट करता है। इट्स जस्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जॉन पीट्रो पुग्लियानो की, जिसने प्रेज किया था हॉर्सेस को और हॉर्समैनशिप को। उसकी ही एग्जाम्पल को लेकर वो जो है अपनी पोइट्री की जो ये एस्टीम है, इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। तो अब हम जो है नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पोइट्री गिवन बाय सिडनी, एंड देन विल लुक इनटू हिज रिप्लाई टुवर्ड्स द क्रिटिक्स ऑफ पोइट्री एंड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोइट्री एंड देयर यूजेस। Now we are going to discuss the definition of poetry given by Sidney. So according to Sidney, poetry is an art of imitation. It is representing, counteracting or figuring forth. Poetry is a speaking picture with this end to teach and delight. So what Sidney wants to say here is that poetry जो है imitation है,
वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि पोइट्री जो है कॉपी करती है लाइफ को, पर वो किस तरह से कॉपी करती है, एक बेटर वे में कॉपी करती है, उसको एक मोर मीनिंग प्रोवाइड करती है। पोइट्स जो है वो लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ऐसी इमेजेस और ऐसे आइडियाज़ क्रिएट करते हैं जो बिल्कुल न्यू होते हैं, जो नेचर में ऑलरेडी चीज़ें प्रेजेंट हैं उनको उससे बेहतर बनाते हैं। पोइट्स ये नहीं दिखाते हैं हाउ थिंग्स आर, दे शो हाउ थिंग्स शुड बी, चीज़ों को कैसा होना चाहिए, वो चीज़ों को जो है इमोर्टलाइज कर देते हैं। सिडनी यहाँ पे ये कहना चाहता है पोइट्री जो है एक स्पीकिंग पिक्चर की तरह होती है, मतलब ये हमें मॉरल लेसन्स देती है, हमें जॉय प्रोवाइड करती है, हमें प्लेजर प्रोवाइड करती है। तो पोइट्री का एक डबल पर्पस है, वो हमें टीच भी करती है, वो हमें डिलाइट भी करती है। बेशक पोइट्री इमिटेट करती है लाइफ को, बट ये लाइफ को मोर मीनिंगफुल वे में और एक बहुत बेटर वे में, एक रिफाइंड वे में हमारे सामने प्रेजेंट करती है। पोइट्स नॉट ओनली शो हाउ थिंग्स आर, दे शो हाउ थिंग्स शुड बी। तो ये उसका डेफिनेशन था पोइट्री का। सो उसके बाद जो है सिडनी जो है यूनिवर्सैलिटी जो है पोइट्री की वो एजर्ट करना चाहता है कि पोइट्री कैसे यूनिवर्सल है। वो कहता है कि पोइट्री जो है सारे नेशंस में पाई जाती है और अर्लीस्ट टाइम से पाई जाती है। पोइट्री ने सारी ब्रांचेस जो है लर्निंग की, जैसे साइंस हो गया, रिलीजन, हिस्ट्री, फिलॉसफी, उन सारी चीज़ों को पोइट्री ने प्रोसीड किया है, क्योंकि पोइट्री सबसे पहले आई है और पोइट्री की वजह से ही एक मैन के अंदर ऐसी एबिलिटी आई कि वो चीज़ों को समझे, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके। और अकॉर्डिंग टू सिडनी पोइट्स जो है फादर ऑफ लर्निंग है और हमें उनकी एंटिक्विटी के लिए, उनके नॉलेज ऑफ एंशंट नॉलेज के लिए हमें उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। फिलोसफर्स और हिस्टोरियंस जो थे वो भी बिगिनिंग में जो है अंडर द मास्क ऑफ पोइट्स ही थे। और वो प्लेटो को भी इसलिए कहता है कि प्लेटो भी पहले पोइट था, बाद में जाके वो एक फ़िलोसफ़र बना। तो ब्यूटी जो है पोइट्री की वो जो है लॉन्ग लास्टिंग है और वो अर्लीस्ट टाइम से अभी तक जो है वो चली आ रही है। पोइट्री जो हर फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी, जब बाकी फॉर्म्स जो है लेटर ऑन आई, लेकिन पहले जो है पोइट्री ही आई और पोइट्री से ही लोगों ने विजडम जो है, नॉलेज जो है गेन किया। उसके बाद वो कहता है कि पोइट्री जो है सारी एजेस में फ्लरिश हुई, सारी कंट्रीज़ में फ्लरिश हुई। इवन जो अनसिविलाइज्ड लोग थे जैसे टर्क्स और टाटर्स, वो भी पोइट्री की वजह से जो है वो भी मूव हो गए, उनके हार्ट्स भी सॉफ्ट हो गए। तो पोइट्री जो है हर हार्ट तक पहुंचती है और ये हमारे विट्स को, हमारे माइंड को जो है शार्पन करती है। इसके बाद जो है वो ये कहना चाहता है पोइट्री लॉन्ग लास्टिंग है, इसने जो है हर एक चीज़ को प्रोसीड किया है और पोइट्री जो है लोगों को इमॉर्टल बना देती है। पोइट्री जो है लोगों को फेमस कर देती है फॉरएवर के लिए। जैसे कि हमारे पास इतने सारे पोइट्स हैं, हमारे पास इतने सारे राइटर्स हैं जो कब कब प्लेटो किस सेंचुरी में था, अरिस्टोटल किस सेंचुरी में था, पर वो इमॉर्टलाइज हो गए हैं हमारे लिए बिकॉज ऑफ देयर वर्क्स, बिकॉज ऑफ देयर पोइट्री। अगर हम अभी भी पोइट्री को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सच में पोइट्री जो है लोगों को इमॉर्टलाइज कर देती है। वो पोइट्री एनकरेज करती है लोगों को टू डू गुड। और पोइट्री जो है ऐसी चीज़ दिखाती है, पोइट्री में हमें दिखाया जाता है कि वर्च्यू को रिवॉर्ड किया जाता है और वॉइस को पनिश किया जाता है। तो जिसकी वजह से जो हमें मोटिवेट करती है कि हम अपनी लाइफ जो है मॉरली जिएं, क्योंकि पोइट्री में हमें दिखाया जाता है वर्च्यू इज़ रिवॉर्डेड एट द एंड और वाइसेस को पनिश किया जाता है। तो पोइट्री जो एक बहुत पावरफुल है हमारा कैरेक्टर शेप करने के लिए। ये कोई भी जो भी हमारे लिए एक एब्स्ट्रैक्ट जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हिस्ट्री, फिलॉसफी वगैरह, पर ये जो है हमें क्या सिखाती है, कैसे हमें अपनी लाइफ जो है वर्चुअसली जीनी है, कैसे ये हमारे कैरेक्टर को शेप करती है। तो पोइट्री जो है लॉन्ग लास्टिंग है। उसके बाद वो कहता है कि पोइट्री जो है एंशियंट ग्रीक और रोमन जो हैं वो भी पोइट्री को बहुत रेस्पेक्ट करते थे, पोइट्स को बहुत रेस्पेक्ट करते थे। रोमन्स जो थे वो पोइट्स को वेट्स कहते थे। वेट्स का मतलब होता है प्रॉफिट या कोई सीर। और ग्रीक में पोइट्री को जो है, पोइट को जो है मेकर कहते थे या क्रिएटर कहते थे। इसका मतलब है पोइट जो होता है क्रिएटर होता है, वो चीज़ों को जो है एक नए वे में क्रिएट करता है जो नेचर में ऑलरेडी चीज़ें प्रेजेंट हैं। एक पोइट जो होता है वो बाकी आर्टिस्ट की तरह नेचर की तरफ बाउंड नहीं होता है, बल्कि वो ऐसी चीज़ें इमेजिन करता है, ऐसी चीज़ें क्रिएट करता है जो इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती हैं और एक वर्ल्ड को जो है एक आइडियल आउटलुक जो है प्रोवाइड करता है। तभी हमें पोइट्री इतनी पसंद क्यों आती है, क्योंकि हम पोइट्री में ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं, पोइट्री के अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज़ है कि वो कुछ भी बना सकती है, वो कोई भी कैरेक्टर बना सकती है। जैसे हमारे पास कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, हीरोज़ हैं, डेमी गॉड्स हैं, फ्यूरीज़ हैं, मॉन्स्टर्स हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें पोइट्री क्रिएट करती है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, जो हमें बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं। एट द सेम टाइम वो हमें डिलाइट भी करते हैं और हमें कुछ ना कुछ जो है टीच भी करते हैं। तो पोइट जो है एक सेकंड नेचर क्रिएट करता है जो कि मोर ब्यूटीफुल होती है एक रियल लाइफ से।
और उसके अलावा सिडनी कहता है कि पोइट्री जो है वर्ल्ड को बेटर बनाती है। उसकी फेमस कोटेशन है, आई कोट, हर वर्ल्ड इज ब्रेजन, द पोइट्स ओनली डिलीवर अ गोल्डन, द पोइट अलोन कैन फैशन अ परफेक्ट लवर, अ परफेक्ट फ्रेंड एंड अ परफेक्टली वैलियंट मैन इवन दाउ दे आर नॉट फाउंड इन नेचर। बाय दिस वो ये कहना चाहता है कि पोइट्री एक ऑर्डिनरी लाइफ को बहुत खूबसूरत बनाती है। वो एक ऐसे कैरेक्टर्स बनाती है, रियल लाइफ में शायद हमारे पास एक परफेक्ट लवर, एक परफेक्ट फ्रेंड, एक परफेक्ट हीरो ना हो, पर पोइट्री के अंदर ये पावर्स हैं, पोइट्री के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो ऐसे कैरेक्टर्स क्रिएट कर सके जो परफेक्ट हो हर लिहाज से। ये परफेक्शन रियल लाइफ में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन पोइट्री जो है हमें अलो करती है, हम एक ऐसा आइडियल वर्ल्ड, एक ऐसा आइडियल कैरेक्टर और ऐसी आइडियल चीज़ें इमेजिन कर सकें जो हमें एनकरेज करे कि हम अपनी लाइफ में बेटर कर सकें। ये कुछ पॉइंट्स थे जो सिडनी ने असर्ट किए थे पोइट्री की वैल्यू को लेके, पोइट्री की एंटिक्विटी और पोइट्री की यूनिवर्सैलिटी को लेके, जो उसने डिस्कस किए थे। उसने कहा था पोइट्री जो है हाईएस्ट और मोस्ट यूज़फुल आर्ट है, क्योंकि ये हमें गुडनेस सिखाती है और उसके अलावा ये हमें डिलाइट भी करती है। पोइट्री की वजह से जो है ह्यूमन जो है ज़्यादा वाइजर और ज़्यादा काइंडर जो है वो हो सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिडनीज रिस्पॉन्स टू द अटैक। स्टीवन गॉसन ने जो अटैक किए थे पोइट्री पे, अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि सिडनी ने कैसे उनको रिस्पॉन्स किया था। तो व्हाट स्टीवन गॉसन सेड, सबसे पहला अटैक ये था कि पोइट्री इज़ यूजलेस एंड सो इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, देयर आर अदर मोर फ्रूटफुल नॉलेजेस, अ मैन मे बेटर स्पेंड हिज टाइम इन देम देन पोइट्री। टू दिस चार्ज ही रिप्लाइज, सिडनी रिप्लाइज, पोइट्री इज़ कंडीसिव टू वर्चुअस एक्शंस। तो स्टीवन गॉसन का अटैक ये था कि पोइट्री यूजलेस है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, हमें बाकी सब्जेक्ट्स पे या बाकी नॉलेजेस पे अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए रादर देन पोइट्री। तो इसको लेके सिडनी ने क्या रिप्लाई किया कि पोइट्री जो है लीड करती है लोगों को टू डू गुड थिंग्स, नॉट जस्ट रीड अबाउट देम। तो सिडनी ने कहा कि एक सब्जेक्ट की यूज़फुलनेस हमें उसके फैक्ट से पता नहीं चलती है कि वो हमें कितनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पर एक सब्जेक्ट की हमें यूज़फुलनेस उसके उस चीज़ से पता चलती है कि कैसे लोगों को ये हेल्प कर रहा है कि वो जस्टली वाइजली जो है अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करें। तो वो कहता है कि पोइट्री जो है हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देती है, बल्कि हमारे इमोशंस को, हमारी इमेजिनेशन को मूव करती है, ये लोगों को इंस्पायर फील कराती है, ये लोगों को मजबूर करती है कि हम नोबली एक्ट करें। तो वो कहता है कि पोइट्री जो हमारे अंदर ऐसे इमोशंस स्टर करती है जो हमें ऑटोमेटिकली मॉरल एक्शंस की तरफ, मॉरल वर्चुअस एक्शंस की तरफ लीड करते हैं। तो पोइट्री कैसे यूजलेस हो सकती है? पोइट्री जो इंस्पायर करती है एक्शंस, पोइट्री इंस्पायर करती है इमोशंस, पोइट्री मजबूर करती है लोगों को टू डू गुड, तो पोइट्री यूजलेस कैसे हो सकती है? तो फर्स्ट चार्ज को उसने ऐसे रिफ्यूट किया। देन द सेकेंड चार्ज वॉज पोइट्री इज़ द मदर ऑफ लाइज, कि पोइट्री जो है मदर ऑफ लाइज है, पोइट्री सिर्फ झूठ बोलती है। टू दिस सिडनी रिप्लाइज दैट पोइट नथिंग अफर्म्स एंड देयरफॉर ही नेवर लाइथ, for lie is to affirm what is not true. The historians can lie, for he affirms fact, but not the poet, for he does not deal with what is, but with what should be or should not be. He offers not fact but fiction, yet fiction embodying truth of an ideal kind. सो दिस, इस चार्ज को रिप्लाई करने के लिए कि पोइट्री मदर ऑफ लाइज है, इसको कैसे रिस्पॉन्स करता है सिडनी? सिडनी कहता है कि पोइट्स ने कभी भी ये चीज़ क्लेम नहीं की है कि वो फैक्ट्स को स्टेट कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि वो जो है फिक्शन इन्वेंट कर रहे हैं, वो हर चीज़ को क्रिएट करते हैं, वो कभी भी नेचर को एज इट इज़ नहीं दिखाते हैं, पर वो ये दिखाना चाहते हैं हाउ नेचर शुड बी, कि नेचर कैसी हो सकती है। तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम जो है फैक्ट्स दिखा रहे हैं, हम ट्रूथ प्रेजेंट कर रहे हैं, हम तो बस नेचर को एक आइडियल फॉर्म प्रेजेंट करते हैं, हम नेचर को एक नया आउटलुक प्रोवाइड करते हैं। तो सिडनी ने केयरफुली डिफाइन किया कि हिस्टोरियंस और पॉलिटिशियंस जो हैं वो क्लेम करते हैं कि ऐसा इवेंट हुआ है, ऐसा होगा। अगर मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री इज़ अ डिस्कोर्स, वी डोंट नो कि सच में ऐसी चीज़ हुई है या नहीं हुई है। हमारे पास हिस्ट्री भी एक रिटन फॉर्म में लिख के आई है, तो हमें कैसे पता है कि जिसने वो हिस्ट्री लिखी है वो ट्रूथ एजर्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था? तो यहाँ पे सिडनी भी वही पॉइंट रेज कर रहा है कि हिस्टोरियन और पॉलिटिशियंस ये चीज़ या ये लाई जो एजर्ट कर सकते हैं या ये क्लेम कर सकते हैं कि हाँ ये इवेंट हुआ था, लेकिन पोइट कभी क्लेम नहीं करते हैं कि जो भी वो बता रहे हैं वो सच में हुआ है या हो रहा है। वो कहते हैं कि हम जो ये स्टोरीज इमेजिन करते हैं, हम सिर्फ सोचते हैं दैट दिस शुड बी एंड दिस कुड बी, ना कि हम बोल रहे हैं दैट दिस इज़, ये ऐसी चीज़ नहीं है, हम बस बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है। पोइट्री जो है फिक्शन यूज़ करती है ताकि वो डीपर मॉरल और यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो है रिवील कर सके।
और पोइट्री जो है मदर ऑफ लाइज नहीं है, क्योंकि पोइट्री ने कभी भी इस चीज़ को अफर्म नहीं किया है कि हम जो है फैक्ट्स स्टेट कर रहे हैं, कुछ भी स्टेट कर रहे हैं। पोइट्री इन्वेंट करती है, पोइट्री क्रिएटिव है, पोइट्स जो है सिर्फ चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो पोइट्री कभी भी फॉल्सहुड को प्रीच नहीं कर रही है। पोइट्री इज़ इमेजिनेटिव, और पोइट्स जो हमेशा मॉरल ट्रूथ, आइडियल रियलिटी दिखाते हैं, ना कि जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है उस रियलिटी को दिखाते हैं। So the third charge on poetry by Stephen Gossin was that poetry has a wanton or corrupting influence. It makes men effeminate, it is inflicted with love theme, and so fills the mind of man with pestilent desires. Sidney concedes that in much of modern poetry there was a vicious treatment of love, but love itself is not bad, for it shows an appreciation of beauty. The fault lies not within the poetry, but with the contemporary abuse of poetry. The abuse of poetry should not lead to a condemnation of poetry itself. So third charge जो था स्टीवन गॉसन का पोइट्री पे, वो ये था कि पोइट्री जो है लोगों को करप्ट कर रही है। पोइट्री का एक करप्टिंग इमोरल इन्फ्लुएंस है लोगों पे, और पोइट्री मैन को इफेमिनेट बना रही है, पोइट्री मैन को फीमेल लाइक बना रही है। उनके अंदर इमोशंस, उनके अंदर सॉफ्ट इमोशंस जो हैं वो आ रहे हैं, फीमेल लाइक इमोशंस उनके अंदर आ रहे हैं। तो ये उनको इन्फेक्ट कर रही है अंदर से। टू दिस व्हाट सिडनी रिप्लाइज कि पोइट्री जो है बैडली रिटन हो सकती है, पोइट्री जो है करप्टली रिटन हो सकती है, बट द ब्लेम बिलोंग्स टू बैड पोइट्स। इसमें पोइट्री की ऑल टुगेदर कोई गलती नहीं है। जो पोइट्री को जो मिसयूज़ कर रहे हैं वो आर्टिस्ट, उनको हमें ब्लेम करना चाहिए रादर देन पोइट्री। हमें पोइट्री को बैन नहीं करना चाहिए, हमें उन पोइट्स को बैन करना चाहिए जो इस पोइट्री को करप्ट कर रहे हैं, जो इस पोइट्री को इमोरल वल्गर बना रहे हैं। सिडनी एडमिट करता है कि जो कंटेम्प्रेरी पोइट्री है वो लव को या लव थीम्स को जो है बहुत रॉन्गली यूज़ कर रही है, वल्गर वे में, लस्टफुल वेज में यूज़ कर रही है, और कुछ पोइट्रीज़ जो है वो बहुत ही एक्सप्लिसिट है इन नेचर। तो हमें उन बैड पोइम्स को या उन बैड जो पोइट्स हैं उनको ब्लेम करना चाहिए, ना कि पोइट्री को अटैक करना चाहिए। अगर वो लव की फीलिंग को वल्गर वे में दिखा रहे हैं, बट लव इज़ ब्यूटिफुल, बट वो उसकी डिपिक्शन एज ईवल दिखा रहे हैं, लस्टफुल दिखा रहे हैं, तो उसमें उनकी गलती है। बट लव टीचेज अस टेंडरनेस, लॉयल्टी एंड सेक्रीफाइसेस। तो लव इट सेल्फ इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल इमोशन। तो राइट रिस्पॉन्स क्या होगा कि हमें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए उस बैड पोइट्री को, ना कि पोइट्री ऑल टुगेदर जो जॉनरा है उसको अटैक करना चाहिए, क्योंकि गुड पोइट्री जो है एलिवेट करती है हमें टू वर्च्यू। तो इन शॉर्ट जो एब्यूज़ है पोइट्री का वो बैड पोइट्स कर रहे हैं, वो आर्ट एब्यूजिव नहीं है। जो लोग उस आर्ट पे वर्क कर रहे हैं वो एब्यूजिव हो सकता है, या जो उसमें वो कंटेंट डाल रहे हैं वो एब्यूजिव हो सकता है। बैड पोइम्स करप्टिव हो सकती है, लेकिन पोइट्री इटसेल्फ जो करप्टिव नहीं है। पोइट्री जो है लीड्स पीपल टू वर्च्यू एंड वर्चुअस एक्शन। So the fourth charge is, as regards its debilitating influence, that it fosters in men a desire to indulge in fancy and daydreaming and disinclination to act, that it weakens the moral fiber. So according to Stephen Gossin कि ये men के अंदर ऐसी desires foster करती है कि वो डे ड्रीमिंग करने लगते हैं, वो फैंसी करने लगते हैं, और ये उनको वीक बनाती है, मॉरली जो है वो उनको वीक बना रही है पोइट्री। To this Sidney replies that poets have been companions to camp since times immemorial, and marital man have always admired them. Moreover, if this is fault, it is a fault of common to learning and not to poetry alone. On these grounds, all books should be denounced. As a matter of fact, poetry is more free from this fault than other branches of knowledge, for poetry has always been used to move men to heroic action. Sidney gives numerous examples from literature and history to prove the point. इस चार्ज को काउंटर करने के लिए सिडनी क्या कहता है कि पोइट्री जो है एक्चुअली ब्रेव एक्शंस जो लोगों के अंदर जो है भर देती है। सोल्जर्स और लीडर्स जो है हमेशा से उन्होंने पोइट्री को हमेशा पसंद किया है, और पोइट्री किसी को वीक नहीं बनाती है। तो फिर अगर कोई चीज़, अगर रीडिंग किसी को वीक बनाती है तो फॉल्ट सिर्फ पोइट्री का कैसे हो सकता है। तो ये लॉजिक जो बाकी बुक्स पे या बाकी सब्जेक्ट्स पे भी पूरा उनका होना चाहिए ना, कि बाकी बुक्स भी वीक बना सकती हैं, बाकी बुक्स भी लेज़ी बना सकती हैं, सिर्फ पोइट्री को ही हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। बल्कि पोइट्री जो है ब्रेव एक्शन जो है लोगों के अंदर स्पर करती है, वो लोगों को मूव करती है टू ब्रेवर एक्शन, टू नोबल एक्शन। तो सोल्जर्स और लीडर्स ने हमेशा से पोइट्री को पसंद किया है। तो वो कहता है कि पोइट्स और
पोइट्री जो हमेशा से प्रेजेंट थी, बहुत टाइम इमेमोरियल से पोइट्री प्रेजेंट है और सोल्जर्स ने हमेशा पोइट्री को एडमायर किया क्योंकि उनको इनकरेज करती है फॉर ऑनर, फॉर कॉमरेडशिप। और अगर रीडिंग किसी को लेज़ी बनाती है तो वो फिर सारी रीडिंग हो सकती, साइंस भी हो सकती, हिस्ट्री भी हो सकती, फिलोसफी भी होती है, कोई भी सब्जेक्ट जो है, किसी भी सब्जेक्ट को हम मिसयूज़ करके जो है उसको हम बता सकते हैं कि ये हमें लेज़ी कर रही है। हम सिर्फ पोइट्री के अंदर ही प्रॉब्लम्स नहीं ढूंढ सकते हैं। पोइट्री जो है लोगों के अंदर जो है हीरोइज्म, पोइट्री जो है लोगों के अंदर करेज, शिवलरी, ये सारी चीज़ें जो इंड्यूस करती है। तो पोइट्री जो है लोगों को वीक नहीं बना सकती, पोइट्री जो है हमारे अंदर जो है करेज अवेकन करती है। ये जो है बुक्स का मिसयूज़ है जो हमें शायद लेज़ी बना रहा है, पर पोइट्री की इसमें कोई भी गलती नहीं है। सो द लास्ट चार्ज वॉज दैट as regards the charge that Plato had banished poets from his ideal commonwealth, Sidney replies that Plato was not against poetry but the abuse of poetry. He points out that Plato held the poets in high esteem and regarded him as a light and winged and sacred thing. Moreover, Plato himself was a born poet and a large part of his dialogues is poetic. There he speaks of poetry as divine inspiration. Sidney this provided a time reply to the denunciation of poetry based on Plato's authority. सो व्हाट हैपन्स हेयर इज़ दैट यहाँ पे जो फाइनल चार्ज है, गॉसन ने जो है प्लेटो को एज अथॉरिटी यूज़ करके कहा कि प्लेटो जो है वो बैनिश कर रहा था अपने आइडियल रिपब्लिक से पोइट्स को। सिडनी इस पे रिप्लाई करता है कि प्लेटो जो है पोइट्री को डिस्पाइस नहीं करता था, बल्कि वो बैड पोइट्री को क्रिटिसाइज़ कर रहा था, जो हार्मफुल रिप्रेजेंटेशन हो रही थी पोइट्री की वो उसको डिस्पाइस करता था। वो प्लेटो जो था कंसर्न था अब्यूज़ ऑफ पोइट्री से कि कैसे मिसलीड कर रहे हैं, कैसे इसकी बैड रिप्रेजेंटेशन जो लोगों को मिसलीड कर रही है टूवर्ड्स वाइसेस, वो सारी पोइट्री के अगेंस्ट नहीं था। और प्लेटो जो है वो खुद पोइटिक एलिमेंट्स यूज़ करता था अपने डायलॉग्स में, अपने बाकी वर्क्स में, और वो खुद पोइट था पहले, बाद में जाके वो फिलोसफर बना। और उसने खुद कहा है पोइट को कि दैट पोइट इज़ अ लाइट एंड विंग्ड एंड सेक्रेड थिंग। तो पोइट जो होते हैं वो डिवाइनली इंस्पायर्ड होते हैं। तो हम प्लेटो के क्रिटिसिज्म को रीड कर सकते हैं एज अ वार्निंग कि अबाउट द करप्ट पोइट्री, नॉट एज अ होलसेल कंडमनेशन ऑफ पोइट्री एज अ आर्ट। वो पोइट्री को एज एन आर्ट क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था, बल्कि जो बैड यूज़ ऑफ अब्यूज़ ऑफ पोइट्री है वो उसको क्रिटिसाइज कर सकता था। तो हम प्लेटो के क्रिटिसिज्म को ऐसे आउटलुक भी दे सकते हैं। तो सिडनी यही कहना चाहता है कि प्लेटो ने जो है एक्चुअली सपोर्ट किया था इनडायरेक्टली पोइट्री को, बट उसने सिर्फ उसका जो वो बैड यूज़ किया जा रहा था पोइट्री का, उसको उसने क्रिटिसाइज़ किया था। तो प्लेटो ने हमें वॉर्न किया है बैड पोइट्री के लिए, ना कि उसने रिजेक्ट किया है होल पोइट्री के वैल्यूज़ को। सो ये सारे चार्जेस जो थे जो गॉसन ने लगाए थे पोइट्री पे, और सिडनी ने जो है उसको काउंटर रिप्लाई दिया था जो कि बहुत ही बैलेंस्ड और रीजन था। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पोइट्री गिवन बाय सिडनी। So now we are going to discuss the classification of poetry according to Sidney. So according to Sidney, Sidney divides poetry into three broad divisions: religious poetry, philosophical or informative poetry, and the right or true kind of poetry. तो रिलीजियस पोइट्री के बारे में वो क्या कहता है कि रिलीजियस पोइट्री जो है, रिलीजियस पोइट्री में हम गॉड को प्रेज़ करते हैं, अपनी डिवोशन एक्सप्रेस करते हैं। तो जबकि अगर रिलीजियस पोइट्री जो है वर्शिप से डील करती है, स्पिरिचुअल लव टूवर्ड्स गॉड डील करती है तो ये हार्मफुल कैसे हो सकती है। रिलीजियस पोइट्री जो हमें इनकरेज ही करती है ना टूवर्ड्स मॉरल एंड रिलीजियस वैल्यू, तो रिलीजियस पोइट्री जो है नोबल है। तो रिलीजियस पोइट्री जो हार्मफुल है ही नहीं, तो रिलीजियस पोइट्री हमें नहीं डिविएट कर सकती हमारे पाथ से, तो रिलीजियस पोइट्री इज़ गुड। फिर वो डिस्कस करता है फिलोसफिकल या इन्फॉर्मेटिव पोइट्री के बारे में। वो कहता है कि ये पोइट्री जो फिलोसफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, साइंस के बारे में जो है हमें बताती है, ये जो हमें नॉलेज ही इम्पार्ट कर रही है, तो ये भी ब्यूटीफुल है। तो ये कैसे हार्मफुल हो सकती है। और सिडनी फॉर फिलोसफिकल पोइट्री क्या कहता है, दैट इट्स द स्वीट फूड ऑफ स्वीटली अटर्ड नॉलेज। इसका मतलब ये कि लोग जो है इस पोइट्री से ईज़िली लर्न करते हैं, ईज़िली अपनी चीज़ें समझ सकते हैं वाइल हैविंग प्लेजरली वो चीज़ें लर्न करते हैं। तो ये पोइट्री भी कैसे हम इसको कंडेम कर सकते हैं, ये भी कैसे हार्मफुल हो सकती है जब ये हमें इतना नॉलेज इम्पार्ट कर रही है। तो थर्ड पोइट्री जो है, द थर्ड काइंड ऑफ पोइट्री, वो कहता है वो हाईएस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ पोइट्री है। सिडनी कहता है कि पोइट्स जो है इस कैटेगरी के वो मेकर्स हैं, वो ट्रूली क्रिएटिव माइंड है जो शेप करते हैं ये आइडियल ट्रूथ्स। तो इस पोइट्री में जो राइट एंड ट्रू काइंड ऑफ पोइट्री है, ये डिफरेंट सब डिवाइडेड है इनटू एपिक पोइट्री, लिरिक पोइट्री, ट्रैजिक पोइट्री। तो एपिक पोइट्री क्या होता है, सिडनी कहता है एपिक पोइट्री जो है बेस्ट एंड मोस्ट अकम्पलिश्ड काइंड ऑफ पोइट्री है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोइट्री जो एपिक पोइट्री है, क्योंकि इसमें हीरोइक मैन हमें दिखाए जाते हैं, हीरोइक एक्शंस दिखाए जाते हैं,
ये हमें इंस्पायर करती है टू करेज, वर्च्यू, ग्रेटनेस दिखाई जाती है। लिरिक पोइट्री में हमें क्या होता है, हमें गॉड या नोबल लोगों का प्रेज दिखाया जाता है, ये भी वर्च्यू इंस्पायर करती है हमारे अंदर, ब्रेवरी, गुडनेस। ट्रैजिक पोइट्री में हमें फॉल्स या सिन दिखाए जाते हैं किसी भी पावरफुल या हाई पोजीशन इंसान के, तो हमें ये लाइफ की अनसर्टनिटी के बारे में, डाउनफॉल्स के बारे में बताती है कि अगर हम ऐसे एक्शंस करेंगे मे बी हमारा भी डाउनफॉल हो सकता है। उसके बाद कॉमिक पोइट्री जो हमें एवरीडे एरर्स या फुलिश बिहेवियर्स के बारे में बताती है, इट मेक्स अस लाफ, तो ये भी कैसे हार्मफुल हो सकती है। तो सटायरिक पोइट्री जो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करती है कोई भी मॉरल डिफेक्ट्स होते हैं, इट लाफ्स एट इवल एंड स्टुपिडिटी। उसके बाद पैस्टोरल पोइट्री जो है सिंपल रूरल लाइफ से डील करती है, शफर्ड से, नेचर से, काइंडनेस, इनोसेंस वगैरह से, तो ये भी हमारे अंदर सिंपथी जो है क्रिएट करती है, हम्बलनेस क्रिएट करती है। एलिजिक पोइट्री जो है हमारे अंदर सफरिंग, सॉरो के इमोशंस जो है वो करती है, एक्सप्रेस करती है, हमारे हार्ट्स को सॉफ्टन करती है। तो ये पोइट्री भी कैसे हार्मफुल हो सकती है, तो उसका ये सब कहना, इतनी सारी टाइप्स बताने का एक ही रीज़न था कि पोइट्री के अंदर कुछ भी ईवल नहीं है। पोइट्री कैन नेवर बी ईवल। पोइट्री जो है इमेजिनेटिव है, इंफॉर्मेटिव है, और ये जो है हमारे कैरेक्टर को इम्प्रूव ही करती है, ये हमें वर्च्यू ही सिखाती है। तो पोइट्री कैन नॉट बी हार्मफुल एंड वी शुड नॉट कंडेम पोइट्री। तो ये बेसिक क्रक्स जो था उसका क्लासिफिकेशन देने का कि पोइट्री जो है हमें वर्च्यू ही सिखाती है। नेक्स्ट जो है सिडनी डिस्कस करता है अबाउट द सुपीरियोरिटी ऑफ पोइट्री, एंड ही सेज दैट द एंड ऑफ लर्निंग इज़ बेस्ट सर्व बाय पोइट्री। वो इस ओपिनियन का था कि पोइट्री जो है सुपीरियर है सारी ब्रांचेस ऑफ लर्निंग से, जैसे फिलोसफी है, हिस्ट्री है। फिलोसफी डील करती है एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से और हिस्ट्री डील करती है कंक्रीट फैक्ट से, लेकिन पोइट्री जो है वो इन दोनों की एमेलगमेशन है, वो दोनों चीज़ों को कंबाइन करती है, वो कंक्रीट एग्जाम्पल से भी डील करती है और वो एब्स्ट्रैक्ट परसेप्ट से भी डील करती है। तो पोइट्री जो है सबसे सुपीरियर ब्रांच है ऑफ लर्निंग। उसके बाद जो है सिडनी जो है अपनी ऑब्जेक्शंस टूवर्ड्स जो ट्रैजिक कॉमेडी जो थी और वॉयलेशन ऑफ यूनिटीज़ उनके बारे में डिस्कस करता है। वो क्या कहता है कि मॉडर्न ड्रामेटिस्ट जो है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वॉयलेट किए हैं जो क्लासिकल रूल्स हैं। यूनिटी ऑफ टाइम जो है कोई भी अपने प्लेज में या अपने वर्क्स में नहीं दिखाता है। स्टोरीज़ कहीं से भी शुरू हो रही हैं, कितने भी मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए चली जा रही हैं, जो कि बहुत अनरियलिस्टिक लगता है। और यूनिटी ऑफ प्लेस का भी वो यूज़ नहीं करते, एक एक्शन जंप हो रहा है एक सिटी से दूसरी सिटी से, जिसकी वजह से ऑडियंसेस जो है कंफ्यूज होती हैं। तो प्लेस को क्या करना चाहिए, अपना एक्शन और टाइम जो है वो लिमिटेड रखना चाहिए, ताकि जो रियलिज्म जो है एक प्ले का जो इफेक्ट है वो मेंटेन रहे। उसके अलावा उसने कहा कि ये मॉडर्न ड्रामेटिस्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, अपनी प्लेस में बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। वो जो है भूल जाते हैं पर्पस ड्रामा का क्या करना है, शेप करना है हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग प्लॉट में। वो बस उसी हिस्टोरिकल फैक्ट्स को दिखाने में लग जाते हैं, जबकि उनको ऐसा करना चाहिए, उनको एक मैसेंजर सीन रखना चाहिए जिसमें वो उन इवेंट्स को जो है जस्ट नरेट करें, और उनको स्टेज पे ना दिखाने के बजाय जो है उनको नरेट करें, ताकि हमें जो है ऑलरेडी उनके बारे में पता हो, और जो हमारा ड्रामा है उसका जो है एक पावरफुल इफेक्ट क्रिएट हो, ना कि हम सिर्फ उसमें फैक्ट्स रिपोर्ट करते रहें। उसके बाद वो कहता है कि एक और चीज़ जो है ड्रामेटिस्ट क्या कर रहे हैं, वो अपनी प्लेस को जो है बिगनिंग से जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्लॉट बहुत बोरिंग और बहुत स्लो हो रहा है, तो हमारा इंटरेस्ट भी लूज़ होता है। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने प्लॉट्स को मिडल से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि हमें इंटरेस्ट, हमारा जो हमारी क्यूरियोसिटी जो है बड़ी रहे, और जो इफ़ेक्ट है उस प्ले का, उस स्टोरी का, वो जो है बना रहे। इसके अलावा वो क्या कहता है कि मॉडर्न ड्रामा में ग्रॉस एब्सर्डिटीज़ हैं। क्या करते हैं मॉडर्न ड्रामेटिस्ट, वो जॉनरास को मिक्स कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उसने कहा कि वो मिक्स कर रहे हैं ट्रेजेडी को, कॉमेडी को, जिसको उसने कहा ट्रेजिक कॉमेडी को मॉन्ग्रल कहा था उसने। उसने कहा कि किंग्स को क्लाउन्स के साथ सेम स्टेज पे दिखाया जा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ट्रेजिक कॉमेडी की वजह से क्या हो रहा है, ना ये प्रॉपर ट्रेजेडी रह रही है, ना ये प्रॉपर कॉमेडी रह रही है। तो जॉनरा का, हर जॉनरा का जो एक प्रॉपर टोन होना चाहिए। और उसने कहा कि क्या कर रहे हैं, मिस कॉमेडी को भी मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं ड्रामेटिस्ट। उनको ऐसा लग रहा है कॉमेडी जो है सिर्फ लाफ्टर के लिए है, बट ऐसा नहीं है। कॉमेडी जो है हमें मॉरल लेसन्स भी टीच कर सकती है। वो कहते हैं कि ऑडियंस जो है सिर्फ हंस रही हैं और बहुत ही फजूल चीज़ों पे हंस रही है, सिंस पे हंस रही हैं, सफरिंग्स पे हंस रही हैं। तो ऐसा पर्पस नहीं होना चाहिए ड्रामा का या पोइट्री का। लाफ्टर जो है केयरफुली जो है वो उसमें इंड्यूस करनी चाहिए, पर्पसफुली इंड्यूस करनी चाहिए, ना कि बिल्कुल इरेशनल होके। और कॉमेडी का पर्पस ये होना चाहिए कि फुलिश बिहेवियर्स पे हंसा जाए, ना कि किसी सफरिंग पे हंसा जाए, किसी फजूल चीज़ पे नहीं हंसना चाहिए। और सिडनी ने जो है गुड ड्रामेटिस्ट को भी प्रेज़ किया, जैसे उनमें जॉर्ज बचनन जो थे उनको उन्होंने प्रेज़ किया था कि उन्होंने जो है टोन जो है अपने वर्क्स की वो जो है मेंटेन करके रखी है अपने सब्जेक्ट के साथ। इसके अलावा जो है उन्होंने गॉर्बोडक को भी प्रेज़ किया था उसकी एलिवेटेड स्टाइल के लिए, उसकी एलोकेंस के लिए। वो एक प्रॉपर ट्रेजेडी है, लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा था कि वॉयलेशन जो है ट्रेजेडीज़ की जाती है।
एट लास्ट जो है सिडनी डिस्कस करता है अबाउट द वर्सिफिकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। वो कहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है सुपीरियर है पोइट्री के लिए, क्योंकि इंग्लिश जो है बाकी यूरोपियन लैंग्वेज से बहुत बेटर है पोइट्री के लिए, क्योंकि इसमें जो है क्लासिकल वर्सिफिकेशन का यूज़ होता है। मतलब हम जो है सिलेबल्स की लेंथ के हिसाब से जो है वो अपनी पोइट्री को राइट करते हैं। और इसके अलावा उसने कहा कि हम जो है इस इंग्लिश लैंग्वेज में एसेंट्स का यूज़ करते हैं, मतलब स्ट्रेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, राइम पे देते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सेज्यूरा है, मतलब एक पॉज है, एक ब्रेक है मिडल ऑफ द लाइन में। और सिडनी ने कहा बाकी लैंग्वेजेस के अंदर जैसे फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश वगैरह उनके अंदर सेज्यूरा नहीं है। तो ये सेज्यूरा जो है, ये एक्सेंट जो है, स्ट्रेस और राइम, ये एक इंग्लिश पोइट्री को मोर एक्सप्रेसिव और मोर म्यूजिकल जो है बनाता है। इसके अलावा सिडनी ने कहा इंग्लिश जो है हैंडल कर सकती है 3 टाइप्स ऑफ राइम उसने दी, एक मेल राइम, एक फीमेल राइम, एक स्ट्रूडूसियोला, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस दिस, स्ट्रूडूशियोला राइम है। तो मेल राइम में वन लास्ट सिलेबल जो है वो राइम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल कैट एंड हैट। फीमेल राइम में लास्ट 2 सिलेबल्स राइम करते हैं, जैसे फॉलिंग एंड कॉलिंग। एंड स्ट्रूडूसियोला में जो है 3 सिलेबल्स राइम करते हैं, जैसे ब्यूटीफुली और ड्यूटीफुली। तो इससे क्या होता है, इंग्लिश पोइट्री में एक बहुत ही रिचर टेस्ट आ जाता है, बहुत रिच हो जाती है। तो इन तीन राइम्स का जो है हम यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके अलावा सिडनी जो है वो क्लासिकल मीटर को भी सपोर्ट करता था इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि सिडनी जो था एक ग्रुप का मेंबर था, एरोपेगस जिस ग्रुप का नाम था, जिनका गोल था कि क्लासिकल ग्रीक और लैटिन मीट्रिकल पैटर्न्स जो हैं उनको हमें इंग्लिश पोइट्री में इंट्रोड्यूस करना है। तो सिडनी जो है उस चीज़ को भी सपोर्ट करता था। ये शो करता है कि सिडनी का कितना इंटरेस्ट था इंग्लिश पोइट्री को इम्प्रूव करने का, क्लासिकल मेथड्स को उन पे इम्प्लाई करके। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें जो थी सिडनी ने अपने एन अपॉलजी फॉर पोइट्री में डिस्कस की है, जिसमें उसने स्टीवन गॉसन्स के अटैक्स को रिफ्यूट किया है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोइट्री के बारे में बताया, सुपीरियरिटी ऑफ पोइट्री के बारे में बताया, ट्रैजिक कॉमेडी की ऑब्जेक्शन के बारे में बताया, एंड एट लास्ट वर्सिफिकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में उसने डिस्कस किया है। सो दैट वाज ऑल, and I hope you liked the today's lecture. And in the next class I will discuss about the Dryden's an essay of dramatic poesy. I think the title is essay on dramatic poesy. Yeah, that is the essay, an essay on dramatic poesy. Yeah, it is essay on dramatic poesy. We will discuss about neoclassical criticism next, and most probably with John Dryden, although we have Addison and Pope also. But firstly we will discuss Dryden, and I hope you like the class. Please comment, share and subscribe to my channel. Thank you very much.